विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको बहुत बेहतरीन रंगों की टेक्निक के विषय में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास मिस ना करिएगा। रंगों की टेक्निक से बहुत प्रश्न आते हैं और रंगों की टेक्निक घुमा भी देते हैं प्रश्न। तो इसलिए इन प्रश्नों को पाने के लिए आर्ट गंगा चैनल से पढ़ाई जरूर करिए और देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट के साथ हम आपको बहुत जल्द आपके ही अपने चैनल पर मिलेंगे। विद्यार्थियों, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया था अब उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, स्टॉक उसका नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो विद्यार्थियों, हमने तीसरा प्रैक्टिस सेट जो हम लॉन्च करना चाहते थे लेकिन कर ना सके, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है और हम नहीं चाहते कि कोई भी मेरे द्वारा किया गया कार्य की गलती से आपका नुकसान हो। जल्दबाजी में मैंने आज तक कोई कार्य नहीं किया, सब बहुत ही दृढ़ता और विश्वास के साथ किया है। तो विद्यार्थियों, तीसरा प्रैक्टिस सेट जो ऑनलाइन चल रहा है, जो हम 30 प्रैक्टिस का बैच सॉल्व करा रहे हैं, 399 रुपए में ही आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, उसको जरूर लेने, जो लेना चाहते हो उनके लिए है। दूसरी बात, हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जनवरी से। क्रैश कोर्स होगा और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि वह आपको सफलता जरूर दिलाएगा। बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगी कि कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना है, कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना है। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं, मैंने भी बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। तो आप भी जुड़िए आर्ट गंगा से और निश्चित रूप से आप यहाँ से एक सीट कंफर्म करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रंगों की टेक्निक के विषय में। ये रंग की टेक्निक से काफ़ी कुछ प्रश्न आते हैं और अभी तक आते रहे हैं, आएंगे भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं रंगों की टेक्निक। तो रंगों में जो सबसे पहला रंग यूज किया गया था वह एकदम प्राकृतिक रंग था। क्या था? प्राकृतिक रंग था। कोई भी मिलावट उस रंग में नहीं थी। एकदम प्राकृतिक रंग था, कोई भी मिलावट उस रंग में नहीं थी। और वह कौन सा रंग था? गेरू रंग था। वह कौन सा रंग था? गेरू रंग था। तो क्या आप कहेंगे कि उसके अलावा क्या कोई रंग प्रयोग नहीं किया गया है? किया गया है। उसके अलावा भी बहुत से रंग प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों का प्रिय रंग था वो क्या था? गेरू या लाल रंग था। यह रंग प्राकृतिक था, प्रकृति के द्वारा वो प्राप्त करते थे। लेकिन वही चीज बाद में कई रूपों में लगाने लगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल के मानव जब रंग लगाते थे तो वो रंगों का प्रयोग सीधे तौर पर कर देते थे। कैसे सीधे तौर पर कर देते थे, अभी हम आपको ये भी बताते हैं। सीधे तौर पर करने का मतलब सिर्फ यही है हमारा कि वो रंगों को पीस लेते थे और पीस कर क्या करते थे, उसमें रॉल मिला लेते थे, रॉल या गोंद मिला लेते थे। लेकिन तब भी हम टेम्परा अभी नहीं कहेंगे, ये जान लीजिएगा। टेम्परा कब कहेंगे अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान लें, प्रागैतिहासिक काल से ही कला की शुरुआत होती है। चित्रकला की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रागैतिहासिक काल से होती है ना। अब प्रागैतिहासिक काल में रंगों की टेक्निक के विषय में चलेंगे।
यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में रंगों की टेक्निक कैसे रही होगी, वहाँ का मानव कौन सा रंग प्रयोग करता रहा होगा, इसके बाद में यह टेक्निक कैसे विकसित होती है, इन सभी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये मानव जो थे यहाँ के कौन से रंग प्रयोग करते थे। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, प्राकृतिक रंग। अब इस प्राकृतिक रंग को वो, इन प्राकृतिक रंगों में कौन कौन से रंगों का प्रयोग करते थे ये भी जान ले। प्राकृतिक रंगों में वो गेरू, पीला, सफेद, काला, गुलाबी, काला, पीला, सफेद, गुलाबी और किस रंग का प्रयोग ये करते थे। गुलाबी हो गया, काला हो गया, सफेद हो गया, पीला हो गया, और किस रंग का, बैंगनी। बिल्कुल बैंगनी रंगों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। बैंगनी रंग और नीले रंग का भी प्रयोग करते थे। भूरा रंग भी प्रयोग किया है इन्होंने। नीले को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसका भी आपको बताएंगे कारण। बैंगनी हो गया, गुलाबी, भूरा और नीला, इन रंगों का प्रयोग ये अपने चित्रों में करते थे। पहले इस रंग को करते क्या थे, पहले कूट लेते थे, पीस लेते थे, इसके बाद में उसमें कई चीजें मिक्स करते थे। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो वृक्ष से रॉल निकलता है, गोंद निकलता है, उसको मिला लेते थे, या वो नहीं है तो जानवरों की चर्बी मिला लेते थे, तो जानवरों की चर्बी का भी प्रयोग करते थे और रॉल का भी प्रयोग वे अपने रंगों में किया करते थे, मिलाकर उसको लगा देते थे। अब लगाने की क्या विधि थी, वो रंग को ढेर सारा छोप देते थे, ऐसे करके छोप देते थे, ज्यादा ढेर सारा, एक कहीं यहाँ पे, यहाँ ज्यादा लग गया, वहां पे कम लग गया, यहाँ पे और कम लग गया, ऐसे करके थोप दिया करते थे शैल पर। अब उनको इतनी जानकारी थोड़ी थी, खडांग वडांग थोड़ी पढ़े थे, संयोजन के सिद्धांत थोड़ी पढ़े थे कि मार उनको ज्ञान ही ज्ञान भरा है कि नहीं रंग को कहीं हल्का लगाना है, कहीं गाढ़ा लगाना, ये सब उनको नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, रंगों को ऐसे थोप दिया करते थे और फिर वो एक टेक्निक इस्तेमाल करते थे कि पानी को लेकर उस रंग को छक्का मार मार के वो धोते थे। उससे क्या हुआ कि जो ज्यादा जहां पर रंग लगे थे वे रंग निकलकर बाहर आ गए और अपने आप फिक्स हो गए रंग, जितना जहां आवश्यकता थी वो अपने आप लग गए। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, वॉश कहा गया। लेकिन हम यहाँ पर वॉश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वॉश का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, इसको हम वॉश शब्द ना कहकर कहेंगे प्रक्षालन विधि। क्या कहेंगे, प्रक्षालन विधि। क्यों कहेंगे, अब इसका क्या कनेक्शन है, इसका क्या मतलब भैया कि बात तो वही है, बात तो वही है, लेकिन हम गुड़ खा रहे हैं और गुलगुला का परहेज कर रहे हैं। ऐसा ही कला में करना है। कैसे, जैसे प्रश्न आया था जेरिको किस वाद से संबंध रखता है, तो जेरिको किस बात से संबंध रखता है, जरा सा बताना। तो पूछा यादव जी, प्रश्न आया जेरिको किस वाद से संबंध रखता है। ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन देंगे, या हम
2 नहीं 3 देंगे और तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद या रोमांटिज्म। अब ये सारी बातें सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन आंसर हम क्या देंगे? आंसर देंगे रोमांसवाद। क्यों क्यों देंगे? वही चीज यहां पर भी है, वॉस आंसर नहीं लगाएंगे कब तक? जब तक हमें हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन मिल रहा है। हमने 1000 बार ये बातें कही हैं। जैसे नव शास्त्रीयतावाद को हम नव वर्गवाद भी कहते हैं, जैसे हम उसको नियो क्लासिज्म भी कहते हैं, लेकिन अगर हमें कोई एक बात कहनी होगी तो हम क्या कहेंगे? नव शास्त्रीयतावाद कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वह पुनर्व्याख्या है शास्त्रीयतावाद की और उसी पर कार्य कला इतिहासकारों ने किया। वो तो हमने अपने आप से नाम दे दिया स्वच्छंदतावाद, हमने अपने आप से नाम दे दिया रोमांटिज्म, लेकिन कार्य किस पर हुआ था? कार्य हुआ था रोमांसवाद, जो एक फ्रांसीसी शब्द रोमा से उत्पन्न हुआ था। बस इसीलिए हमको एग्जैक्ट ऑप्शनों पर ध्यान देना है, ये एकदम कंफर्म समझ लीजिएगा। नहीं तो ऐसे कई प्रश्न आ चुके हैं, उनके उदाहरण मेरे पास हैं। जैसे 2016 की परीक्षा में आया, लोग कोर्ट भी गए, लोग आयोग भी गए, लेकिन सबने नकार दिया, नहीं ये सही नहीं है। क्या प्रश्न था? प्रश्न था आपका उस समय ये प्रश्न था कि मिर्जापुर के चित्र बने हैं, ये प्रश्न था। ऑप्शन था उसमें भालाधारी मनुष्य, घोड़ा, भैंसा, जिराफ और चाहे जो गैंडा, सुअर। अब ये हुआ क्या? ये हुआ कि ये तो ऐसा प्रश्न है, क्या ये भालाधारी गलत था क्या? भाला बर्छी से छेदते हुए मिला नहीं है क्या? मिला है, लेकिन आयोग ने क्या माना? घोड़ा, भैंसा, जिराफ, गैंडा, शुअर। क्यों माना? क्या ये ऑप्शन गलत था? गलत कुछ नहीं था, सब सही है, लेकिन उचित उत्तर वहां पर ये नहीं था, उचित उत्तर ये था। क्यों? अब आप कहेंगे हर, देखिए एक मैं बात मैं बता दूं, हर कला में हर टॉपिक का जवाब मैं दे सकती हूँ, मेरे पास है। हर क्यों का जवाब कला में मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च किया है, इसलिए दे सकती हूँ। तो इसको मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लास में, 21 वाली क्लास में, तभी बताया था बड़े बड़े जानवरों के चित्र ज्यादातर मिले हैं। किसी एक चीज को लेकर हम उसकी विशेषता को दर्शा नहीं सकते। जब ज्यादा मात्रा में जो चीजें मिल रही हैं, हमें उसी को समझना है, वही उत्तर में देना है। और परीक्षा में ऐसे प्रश्न कम से कम 5 से 7 प्रश्न आपके चयन का निर्धारण करते हैं, हमेशा किया है और हमेशा करते रहेंगे। ये देख लीजिएगा, इस बार की परीक्षा में भी यही होगा। 5 से 7 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हूबहू ऑप्शन मैच करते रहेंगे, तब आप वहां पर समझ पाएंगे कि कौन सा उत्तर हमारे लिए बेस्ट होगा। और जो इसको कर ले गया, पढ़ने वाले सब पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक सिलेक्ट नहीं है, वो अपनी सीट को भी बचा रहे हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि जिसने ये काम कर लिया वो चयनित हो गया। कला में ही नहीं, अभी तक मैंने क्या समझा था, मैंने भी सही से समझा नहीं था। मैंने ये समझा था ये कला में ही प्रॉब्लम है, लेकिन जब मेरी बातें और भी सब्जेक्टिव टीचरों से या और भी सब्जेक्टिव
स्टूडेंट से हुई, तब मुझे समझ में आया कि सारे विषय में यही प्रॉब्लम है। सारे विषय में, सभी विषय में ये समस्या बनी हुई है कि जो बेहतर ऑप्शन होगा उसी को हम आंसर करें, और ये जब तक नहीं फंसाएगा प्रश्न तब तक रिजल्ट बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। मान लो जितनी सीटें हैं और उतना ही सबका क्वेश्चन सही हो गया, अब क्या करोगे? तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। इसलिए जो पेपर बनाएगा वो इतना तो समझदार है ही है ना कि इस समय ज्ञान का युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, आधुनिकता से भी ऊपर युग चल रहा है। जो हम सोच रहे हैं वो गूगल पहले बता दे रहा है। तो इतना तो समझदारी उसके अंदर है ही, इतना डेवलपमेंट उसका सब कुछ कर लिया है उसने, ये समझदारी है उसके अंदर। इसलिए ऑप्शनों में फंसाना जरूर होगा, ये जान लीजिएगा। और ऑप्शनों में जब फंसाएगा तो अच्छे अच्छे वहीं पर घूम जाएंगे। तो ये जो वॉस पद्धति थी ये प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू थी, लेकिन हमने कहा ना वॉस का नाम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो क्या ही जाने कि ये वॉस है। वो प्रक्षालन जानते थे, उसको धुल धुल के सही कर लेते थे रंग को। तो कभी भी प्रश्न कहे कि प्रक्षालन विधि का प्रयोग क्या प्रागैतिहासिक काल के मानव ने टेक्निक के रूप में किया था, तो कह देना हाँ किया था। फिर कहेगा प्रश्न प्रक्षालन विधि किस कला के अंतर्गत आती है, तो जितनी भी टेक्निकें हैं, चाहे वो ऑयल कलर हो, चाहे वो पेस्टल कलर हो, चाहे वो भित्ति चित्रकला हो, चाहे वो टेम्परा विधि हो, चाहे कोई भी टेक्निक इधर रंगों को लेकर है, वो सब की सब पेंटिंग से होगी, यानी चित्रकला से होगी। ये बात समझ लीजिएगा। नहीं पता चला लगा के चले आए छाया प्रकाश, लगा के चले आए ग्राफिक आर्ट, लगा के चले आए मूर्ति कला। इतना समझदारी आपके अंदर आ जाए कि कोई भी प्रश्न, बहुत नॉर्मल ये सब प्रश्न है, बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, और वो सही हो जाए। और मैंने कला को जितना जिया है, जितना देखा है, कंपटीशन को मैंने जिया है, दिया नहीं है, जिया है उसको, कि कैसे इसको निकाला जा सकता है, उस पर मैंने काम करके मात्र 3 महीने में, 2 महीने में मैंने एक सीटों पर चयन लिया है। सिर्फ ऐसे ही करके, ऐसा थोड़ी है कि हमको मार आता ही आता है, मार खोपड़ी में हमारे सब भरा। अभी हमसे 2-4 प्रश्न पूछ लो, शायद हम ना बता पाए, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि क्या सकता है, कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। और इसी टेक्निक ने आज हमको यहाँ पर लाके खड़ा किया। आज इसी टेक्निक ने ये हमको बताया है कि हम इस परीक्षा को आसानी से निकाल सकते, परीक्षा में कुछ है या नहीं। तो यहाँ का जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था वो रंगों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता था। अब बहुत से, हमने पहले आपको इस क्लास में जब प्राकृतिक रंगों के विषय में बताया था तो मैंने वहां पर यह कहा था कि आप खनिज रंग लगाना, लेकिन उस समय मुझे उतनी ही जानकारी थी। आज वो जानकारी ब्रॉड हुई, प्रश्नों के माध्यम से जहां जहां प्रश्न पूछे गए वो मुझे पता चला। तो मैंने ये समझा, मैंने काम भी किया उस पर कि प्राकृतिक रंग और खनिज रंग में क्या फर्क होगा, क्या हम प्राकृतिक रंग को लगाएं या खनिज रंग को लगाएं, या खनिज रंग सही नहीं है, प्राकृतिक रंग ज्यादा सही है। तो मैंने ये जाना कि प्राकृतिक का मतलब उसमें सारे रंगों का समायोजन है उस समय का। कैसे? जैसे प्राकृतिक रंग में वानस्पतिक भी आ गया, खनिज भी आ गया, और दोनों को मिक्स करके प्रागैतिहासिक काल के मानव ने काम किया था। इसीलिए पहला उत्तर हमारा प्राकृतिक रंग होना चाहिए, और ये ऐसे प्रश्न आए भी, वहां पर आयोग ने माना भी। ठीक, और ऐसे प्रश्न आपके किताबों में भी मिलते हैं। तो बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए दूसरी चीज, अब हम यहाँ कहें कि प्रागैतिहासिक काल का मानव क्या टेम्परा का प्रयोग करता था? टेम्परा का प्रयोग क्या इसने किया है? और टेम्परा को जब समझ लेंगे तभी तो जानेंगे टेम्परा का प्रयोग किया कि नहीं। चूड़ित रंग, कौन सा चूड़ित रंग? यही जो प्राकृतिक
प्राकृतिक रंग था या खनिज रंग था? चूर्णित रंग, रंग को पीसकर पहले चूर्ण बना लिया, उसमें क्या मिलाया? वाटर मिलाया, जल, और बाइंडर के रूप में। अब ये जैसे अभी कोई चीज है उसमें आप सूखा सूखा है और उसमें पानी मिला दो तो वो क्या होगा? तैरने लगेगा, रंग तैरने लगेगा कि नहीं बताओ? वो रंग क्या होगा? तैरने लगेगा ना। तब उसी तैरने को बचाने के लिए, बस वो तैरे ना, मिक्स हो जाए, उसी को बचाने के लिए इन्होंने रॉल का प्रयोग किया, अर्थात गोंद का प्रयोग किया। ठीक, क्या किया? गोंद का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ और क्या प्रयोग किया? अथवा चाहे ये कर लिया, चाहे क्या किया? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाया। क्या किया? जानवरों की चर्बी में रंग मिला लिया। ठीक, दोनों आंसर ऑप्शन सही है। जानवरों की चर्बी भी सही है और रॉल भी सही है, दोनों आंसर सही है। और जब दोनों सही रहेगा ना तो आपको ऑप्शन में दोनों नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों ही एकदम 100% ऑथेंटिक है। तो एक ही कोई दिखेगा, चाहे रॉल दिखे चाहे जानवरों की चर्बी दिखे। अब इसको मिलाने से इन्होंने क्या किया? एक अच्छा पेस्ट बना लिया रंग का। पेस्ट का मतलब ये मत समझना कि बहुत मोटा गाढ़ा सा बना लिया, ऐसा कुछ नहीं था। कि रंगों को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से घोल घोल कर वो बाइंडर जो था, वह रॉल जो था, वह जानवर की चर्बी जो थी, वो रंगों को आपस में घुमा के एकदम एक कर दिया उसने। रंग और जल एकदम मिक्स हो गया। उसी का प्रयोग यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के मानव ने किया, और इस पूरी प्रक्रिया को हम टेम्परा ही कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेम्परा कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? टेम्परा ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी टेम्परा का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से नहीं मिलता है, ये जान लीजिएगा। अब मिलता भी है, अब समझिएगा। जैसे प्रश्न बना दिया, जैसे प्रश्न बनाया, जैसे प्रश्न बनाया, टेम्परा तकनीक का प्रयोग किस काल में देखने को मिलता है? क्या हो गया? अरे बता तो रहे हैं भैया, पहले प्रश्न ना लिखने देना, बेहोश हो जाना बहने। अब इसमें कुछ देखो, एक चीज समझ लो, जैसा आप विचार रखेंगे अपने लिए या मेरे लिए, हम आपको वैसे ही दिखेंगे। जैसा आप विचार
अपने लिए रखेंगे, आप भी अपने आप को वैसे ही दिखेंगे। इसलिए विचारों में शुद्धता होना बहुत आवश्यक है और कोई भी चीज कठिन नहीं है, ये जान लीजिएगा। मैं महिला हूं, आप भी महिला हैं, तो ये ना समझिए कि मैं जो कार्य कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कार्य सबके लिए बना है और सब संभव है। सिर्फ आपके विचार उच्च होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, बस। और सफलता हासिल करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहें, पूरी ईमानदारी के साथ झुके रहें, और कुछ नहीं होता है। और आप खुद से हारेंगे। जैसे किसी विद्वान ने लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हार कभी ना होएगी, कर ले साची प्रीत। तो ये सारी बातें सही है, गलत नहीं है कुछ। अगर आपका मन हार गया, अरे बाप रे, इतने सीट बा कहाँ चयन होए, तो झूठे कहत हैं कि सबको हो जाए, सबको हो जाए। मतलब सबका क्या मतलब है, इतना दिमाग नहीं रखते हो। सबका मतलब यही है कि जो सीटें हैं आई हुई हैं, चयन तो उतने पर ही होगा, तो चयन उतने पर होगा, और जो लगा है ईमानदारी के साथ उसी का चयन होगा। और जो इतने दिन से लगा है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, उसको सफलता नहीं मिलेगी, किसने कहा। तो ये एकदम दिमाग में बैठा लो, मन को दृढ़ बनाओ। हम चयनित होंगे, हमारा चयन होगा, हमने बहुत मेहनत किया है और निश्चित रूप से चयन होगा। आप मार घबराते रहोगे, अरे यार कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है, कहाँ है कंफ्यूजन, बता तो रही हूँ, सब बात कह रही हूँ, उसको समझो। अभी हमने कहा टेम्परा तकनीक का प्रथम प्रयोग किस काल में देखने को मिलता है। ठीक, प्रश्न बना, ऑप्शन देख लो। प्राग ऐतिहासिक काल, अजंता की गुफाओं में, जोगीमारा की गुफाओं में, और सैंधव सभ्यता में। जितने जितने कंफ्यूजन थे हमने सबको यहाँ पर रखा है। अब क्या करोगे सब लोग, उत्तर बी यानी अजंता। तो कहाँ गलत है, हम भी तो यही कह रहे हैं। हाँ, ये उत्तर 100% सही है। अब आप कहेंगे क्यों 100% सही है, ये जरा बता दीजिए। अभी तो आपने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में भी इसका प्रयोग हो चुका है। पूछिए ना, मैं बताने को तैयार, हर प्रश्न का जवाब मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूं। मैंने कहा ना, कला में हर क्यों का जवाब है। अब मैंने यहां पर ये कहा था कि यह आपको साक्ष्य प्रोवाइड करवाएगा। ये जो अजंता में टेम्परा का प्रयोग है, ये क्या करेगा, ये एविडेंस है हमारा, ये लिखा हुआ मिलता है। 100% हम आपको दे सकते हैं कि अजंता में पहली बार टेम्परा का प्रयोग हुआ था। कोई दिक्कत किसी को, लिखित प्रमाण इसके हमारे पास है, आपके पास भी होंगे। ठीक, नहीं है तो हमारे पास है, समझ लीजिए आपके पास है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा स्टूडेंट एकदम बढ़िया से चीजों को ब्रॉड तरीके से नहीं जानता, तभी समझ नहीं पाता है। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा है, उससे हमें भागना और घबराना नहीं है। ये याद रखना, कोई भी समय हो उस पर ध्यान केंद्रित करना कि ये हमारा उत्तर हो सकता है या नहीं। पहले तो एग्जैक्ट ऑप्शनों पर जाना, जब नहीं है तभी ऐसे ऑप्शनों पर घूमना, ये जान लेना। और ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। अब देखो, अब हमने यहां से क्या काम किया, इसको हटा दिया। अब इसको हटाया, अब क्या करोगे, अब तो ये है ही नहीं ऑप्शन में। अब चलो उड़ो, देखें कहां तक उड़ते हो। अब क्या करोगे, माला सिंह जी सी करेंगे, शांति वर्मा जी सी करेंगे, मंतसा जी ए करेंगे, सगुप्ता जी सी करेंगे, और हम भी सी करेंगे। अब ये लोग ए करेंगे, पगलाए हैं ना, तो ए करेंगे नहीं, मैं इनके सब्जेक्ट बताई थी। अब ये लोग
सी करेंगे और हम भी सी करेंगे। क्यों करेंगे ये भी बता देंगे। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि अंडे की जर्दी का नहीं, अंडे की सफेदी का प्रयोग जोगीमारा की गुफा में मिलता है और ये एकदम लिखित प्रमाण है, सही है, ये तथ्य के साथ सही है। अब जब ये नहीं रहेगा तब हम कर देंगे जोगीमारा। बहुत से विद्वानों ने लिखा भी है और इसका जो रियलिस्टिक प्रमाण है वो ये लिखा हुआ है कि अंडे की सफेदी, जर्दी नहीं, जर्दी मतलब पीला वाला भाग और सफेदी मतलब बाहर वाला भाग, तो अंडे की सफेदी का प्रयोग सबसे पहली बार किस गुफा में हुआ है? ऑप्शन है जोगीमारा, ऑप्शन है अजंता। तो यहां पर दोनों ऑप्शन हमने दे दिया है, यहां पर दोनों ऑप्शन हमने दे दिया है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? दोनों ऑप्शन मिल गए आपको, स्लिप करेगा, ए होगा, एकदम ए होगा। ये क्या होगा? सीधा सीधा हमने जब बताया ही है तो जोगीमारा ही सही होगा। लेकिन अगर ये भी ऑप्शन हमें नहीं मिला तब क्या करेंगे? जैसे हमें जोगीमारा भी नहीं मिला, अब क्या विषम परिस्थितियों में क्या आंसर लगाएं भैया? अब ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ बी हो गया वैदिक काल, बी हो गया वैदिक काल, डी हो गया सैंधव सभ्यता और सी हो गया मध्यकाल। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्या हमें बी करना चाहिए, क्या हमें ए करना चाहिए या हमें सी करना चाहिए? कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, हम भी बी, वैदिक काल। क्यों? वैदिक कालीन गुफा, जोगीमारा, वैदिक कालीन गुफा, अजंता, ये दोनों ही गुफाएं वैदिक कालीन कला को दर्शाएंगी। ऐसा नहीं है कि अजंता वैदिक काल की नहीं है। कैसे? क्या अजंता 300 के बाद की है क्या? अजंता 300 के बाद की नहीं है ना, 300 पहले की है। अजंता 200 ईसा पूर्व की और यहां तक कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, चालुक्य काल, सारे काल तो है, शुंग काल, सब सारे काल तो बैठे हुए हैं। तो ये वैदिक कालीन ये भी है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक हमको देना पड़े आंसर तो हम क्या देंगे? जोगीमारा देंगे। अब हमें प्रागैतिहासिक काल तभी देना होगा जब हमारे पास कोई ऑप्शन हो ही ना, तभी हम टेम्परा के लिए प्रागैतिहासिक काल करें। अब आप कहेंगे क्यों? अभी तो आपने यहाँ पर बताया, फिर अभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप सुनिए क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि टेम्परा जो टेक्निक है वह शास्त्रीय नियमों से बंधी हुई है, शास्त्रीय नियमों से बंधी हुई है और यही कारण है कि शास्त्रीय नियमों का प्रयोग जोगीमारा में नहीं हुआ है, इसीलिए टेम्परा का प्रयोग जोगीमारा में नहीं मानते हैं। बात समझ में आई? जो टेम्परा है वो शास्त्रीय नियमों से बंधी हुई है। कैसे शास्त्रीय नियम से बंधी हुई है भैया? ये क्या है? ये यही है कि एकदम दीवार बढ़िया होनी चाहिए। और प्रागैतिहासिक काल की दीवार कैसी थी? प्रागैतिहासिक काल की खुरदुरी सुरदुरी थी, बेकार बेकार थी।
वहां पर टेम्परा यूज नहीं हो सकता था, इसीलिए टेम्परा का वहां पर कोई रोल नहीं कहा जाता। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि टेम्परा की विधि क्या है। तो टेम्परा की विधि यही है कि सूखा रंग, चूर्णित रंग प्लस जल और प्लस कोई बाइंडर, वो बाइंडर कोई भी हो सकता है, चाहे एग हो, चाहे आपका रॉल हो, चाहे जानवरों की चर्बी हो, कोई भी बाइंडर हो सकता है, दूध भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई भी बाइंडर जो आपस में सूखे रंगों के कणों को अपने आप में मेल्ट कर ले, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर खुरदरी दीवार है, बेकार, उनको ज्ञान नहीं है कि हम पहले दीवार को चिकना बना लें, ऐसा ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमने उस विधि को वहां पर, जब आप प्रागैतिहासिक काल में रंगों का प्रयोग पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया कि यही टेम्परा विधि है। लेकिन हमें जब कोई ऑप्शन ना दिखे, सैंधव सभ्यता घुसेड़ दे, उसमें प्रागैतिहासिक काल बता दे, मिस्र की सभ्यता बताने लगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताने लगे, तब हम चले आएंगे कहाँ, प्रागैतिहासिक काल पे खटाक से आंसर मारेंगे। बात समझ में आ रही है? तभी हम उत्तर मारे, अन्यथा वहां जाए ही ना। जो जिसके लिए बना है, बिल्कुल जो जिसके लिए बना है उसका ही उचित आंसर वो है। अब आप कहेंगे इसके उदाहरण मेरे पास हैं, जैसे आया प्रश्न तो नाच गए, कहने लगे कि लघु चित्रण शैली नहीं है, ये कैसे आ गया। हमने 1000 बार कहा कि जैसे दरबारों की कला मुगल कला थी, वैसे महलों की कला राजस्थानी कला थी, और जब महल रहेगा तो क्या होगा, भित्ति ही तो होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ विचलित नहीं होना है, खूब दृढ़ता के साथ 8-8, 10-10 घंटे बैठो, जब तक पैर सूज ना जाए बैठे बैठे तब तक उठना नहीं। जब भूख के मारे एकदम लगे कि अब रहा नहीं जा रहा है तो दौड़ के जाना, कुछ खा के फिर बैठ जाना। ऐसा करने से, अब ऐसा ये नहीं कि अब मम्मी कह रही खाना बनावे के और हमें दिखावे बा कि हम, अरे हमारा परीक्षा में हम खाना साना ना बनाओ, तो मम्मी गई उधर, अब पट से टीवी देख के या फोन लेके, हाँ कहाँ पहुंचा हूँ, ये नहीं करना है। ये बच्चे करते हैं, हम सब मैच्योर हैं एकदम, और हमें ये नीड है, नौकरी हमारी आज जरूरत है। हमारा ज्ञानवर्धक बातें नहीं है कि मार हम इसलिए नौकरी करेंगे कि हम ज्ञानी हैं ना, हम इसलिए नौकरी करेंगे कि हमें ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को देखने की आवश्यकता है, हमको नीड है, इसलिए नौकरी करेंगे। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं इसलिए नौकरी नहीं करेंगे, ज्ञानी तो कहीं भी नौकरी कर सकता है, इसलिए ज्ञानी हम नहीं बनेंगे, हमको सिर्फ एक सीट चाहिए। इस संकल्पना के साथ, इस दृढ़ विश्वास के साथ पढ़िएगा और जरूर सफल होंगे, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। अब ये नहीं कि मार जाना है कि नहीं हम पढ़ा नहीं, और पत्नी आई तो पति फट से मोबाइल धर के लगा पढ़ाए, ऐसा नहीं करना है। ईमानदारी के साथ लगे रहिए, हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट आपका स्वयं। तो ये टेम्परा जो तकनीक का प्रयोग पहली बार देखने को मिलता है, आप आंसर अजंता ही टेम्परा के लिए करेंगे, इससे छोड़कर आपको नहीं जाना है। कब तक? जब तक ये ऑप्शन हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, दिखता रहेगा, तब तक। ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना? अब हम आते हैं टेम्परा टेक्निक पर ही, सीधा उत्तर हमारा क्या चलेगा, टेम्परा चलेगा। सबसे पहला, अभी तक आपने कोई टेक्निक देखी क्या? जल रंग देखा या ऑयल कलर देखा, कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा, खाली देखा क्या, टेम्परा सुनते रहे, आधा घंटा क्लास हो गया, टेम्परा खत्म नहीं हुआ। तो टेम्परा पहली बार चित्रकला में प्रयोग किया गया था, इसके पहले कोई भी टेक्निक नहीं थी। और ये टेम्परा हो, चाहे जल रंग हो, चाहे ऑयल कलर हो, कोई भी हो, सब चित्रांकन की विधियां हैं, रंगांकन करना, यही है टेक्निक। और ये सब चित्रकला से संबंधित है, ना कि मूर्ति कला और वास्तुकला से।
तो सबसे पहले टेम्परा हम लोग देख रहे हैं, टेम्परा। ठीक, अब टेम्परा ये सबसे प्राचीन विधि है किसकी? रंगांकन की। इसका सबसे पहले हम जन्म देख लेते हैं। इसका जन्म होता कहाँ है? इसका जन्म यूरोप में हुआ। कब? 12वीं शताब्दी में। अब ये भी बड़ा टास्क है, इसको भी समझाना बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। अब इसका साक्ष्य तो हम दे सकते हैं, 12वीं शताब्दी में यूरोप में टेम्परा का पहली बार प्रयोग हुआ। इसका उत्तर तो हम आपको दे भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखा सकते हैं कि अजंता में टेम्परा का जन्म हुआ। या हम ये आपको नहीं दिखा सकते कि भारत में टेम्परा का जन्म हुआ। कैसे? हम ये दोनों आपको नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते। अब आप कहेंगे क्यों? तो इसलिए हम नहीं दिखा सकते इसको, इसलिए क्योंकि अजंता की खोज किसने किया है? अजंता की खोज के लिए आप क्या प्रश्न में लगाते हैं? ए उत्तर आपका वेनसांग, दूसरा उत्तर है आपका जॉन स्मिथ। अब इसमें आप क्या उत्तर देंगे? जो उत्तर देंगे वही यहां पर भी लागू होगा। नीलेश मौर्य जी क्या उत्तर दे रही हैं आप? स्वतंत्र कुमार सिंह क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग? बी दे रहे हैं। जॉन स्मिथ क्यों भैया? जॉन स्मिथ दे रहे हैं तो क्यों? इसका जवाब हमें चाहिए। क्या वेनसांग ने काम नहीं किया है? क्या वेनसांग ने काम नहीं किया? क्या वेनसांग ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता के विषय में वार्ता नहीं की है? जब खोजा था ना, लेकिन देखा तो था ही, देखा तो था ही। क्या देखने और खोजने में फर्क है? क्या देखने और खोजने में फर्क है? देखा खोजा एक ही बात है ना, बस यही अंतर है कि जॉन स्मिथ ने काम किया, वेनसांग चला गया। जॉन स्मिथ ने काम किया यहाँ पर, और वेनसांग देखकर अपनी वृत्तांत में लिख दिया कि हमने अजंता को देखा और जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन कोई कार्य वहां जाकर नहीं किया। ठीक, यही अंतर है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी वही हुआ जो मिलता है, लिखा हुआ वह यही है कि इसका जन्म यूरोप में 12वीं शताब्दी में होता है, लेकिन यह लिखा हुआ प्रमाण कहीं मिलता नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लगा सकते। अगर हम तर्कपूर्ण बात करें तो तर्क में हम यही कहेंगे कि भैया 12वीं शताब्दी में तो हमारी गुफा खत्म हो रही है। 12वीं शताब्दी में नहीं, 10वीं शताब्दी तक ही हमारी सारी गुफाएं समाप्त हो जा रही हैं ना। तो कहां से टेम्परा जन्म होता है? यूरोप में, और यहां हम दूसरी शताब्दी से ही शुरू कर दिए हैं। हाँ, 1000 तक ही रहता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक ही इसका, 1000 तक ही इसका समय है गुफाओं का, इसके बाद खत्म। और यहाँ क्या कह रहा है? तो हर जगह तर्क भी नहीं लगाना है, यह भी एक फंडा है आपके सिलेक्शन का। हर जगह तर्क नहीं लगाना है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है, जैसे हम तर्क नहीं लगाते हैं कहाँ? सित्तनवासल में। वही प्रश्न वो कहता है आयोग कि सित्तनवासल कावेरी नदी के तट पर है, कहता है, और वही मानता है कि नहीं, सित्तनवासल कृष्णा नदी के तट पर भी है। तो क्या दो नदियों के तट पर एक कोई गुफा है? यहाँ अपने यहाँ कोई नहीं है। दो नदियों के तट पर अपने यहाँ कोई गुफा नहीं है, लेकिन वो कहता है तो हमको मानना है। इसीलिए हर प्रश्न में आप तर्क भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए जैसा मिले आप वैसा कर लीजिएगा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण हम बताएंगे आपको कि जैसा जहां आपको एडजस्टेबल हो
आप अगर उस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं लाइफ को तो आप बहुत सही दिशा में कार्य कर सकते हैं। अब पता चला हर जगह अपना ही लगाना है, अपनी ही बुद्धि देनी है, वहां आप सेट नहीं हो सकते। तो ये एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, जैसा प्रश्न कहे वैसा उत्तर देना है। बात समझ में आई? तो टेम्परा का जो जन्म होता है वह 12वीं शताब्दी में। अब ये कोई अगर पूछेगा कि 12वीं शताब्दी में यूरोप में हो रहा है और अजंता तो दूसरी शताब्दी में ही, तो उसको उठा के पटक देंगे। कहाँ हो रहा है? यूरोप में। जैसा प्रश्न रहे भैया वैसा आंसर लगा दो, बहुत हमको टेम्परा का पिता माता नहीं बनना है, ठीक। लेकिन भारत में, अब हम अपने देश की बात करते हैं, छोड़ो यूरोप को। भारत में इसका सफल पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? अजंता में हुआ। अजंता में इसका पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? भूमिका मिश्रा जी। कहाँ हुआ? अरुणिमा चौधरी। अजंता में होता है। भारत की जब बात आई तो सीधा सीधा हमारा उत्तर कहाँ चला आया? अजंता में चला आया। अब हम टेम्परा को देख लें। अब ये तो इतना समझ गए ना, पहली बार कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, और फिर निरंतर चलता रहा, कहाँ तक चला? तो ये अजंता से शुरू हुआ प्रयोग और ये कहाँ तक गया है? बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सिगिरिया, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सिगिरिया, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले, इन सभी जगहों पर टेम्परा का प्रयोग हुआ। और ये गया कहाँ तक? पाल शैली, जैन शैली, राजस्थानी, पहले ईरानी, फिर राजस्थानी, फिर मुगल, दक्षिणी, फिर मुगल, दक्षिणी, मुगल, दक्षिणी, फिर पहाड़ी, फिर उड़ीसा, उड़ीसा सब मैसूर ले लो, काली घाट, और फिर कंपनी, और फिर कहाँ? कंपनी। लेकिन कंपनी को हम बाहर भी कर सकते हैं। क्यों? कंपनी को हम बाहर भी कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जल रंग का प्रयोग हम ज्यादा लगाएंगे, वाटर कलर का प्रयोग हम ज्यादा लगाएंगे, इसीलिए इसको भी हम बाहर कर देंगे। हम बंगाल को भी बाहर कर देंगे क्योंकि हम वॉश को ज्यादा लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि टेम्परा खत्म हो चुका है। टेम्परा यदि खत्म हो चुका होता तो चित्रकारों की श्रेणी में भी हम टेम्परा पढ़ रहे हैं, जैसे यामिनी रंजन राय को। इसलिए टेम्परा को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन धीरे 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 उसका क्षय होना शुरू हो गया। और ये सब लघु चित्र और भित्ति चित्र दोनों में ही दिखाई देता है। अब आपको ये जानना है कि टेम्परा का प्रयोग किस विधि में किया जाए, मिनिएचर या म्यूरल? मिनिएचर ए ऑप्शन या म्यूरल? अब ये मामला फंस गया। दोनों एकदम सी उत्तर, ए व बी दोनों। बात समझ में आ रही है? दोनों में
प्रयोग हुआ है और ये आपके सामने है। जितना आपका मिनिएचर में है उतना ही म्यूरल में है। 50-50 का रेशियो यहाँ पर भी चल रहा है। अब टेम्परा पर आओ। टेम्परा यह चित्रकला की एक टेक्निक रंगांकन है। इसी से तो रंग लगाया जा रहा है, रंगांकन है। इसका प्रयोग हम दोनों में करेंगे। दोनों में करेंगे, दोनों मतलब म्यूरल मतलब भित्ति चित्र और मिनिएचर मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी हमारा कह रहा ए और बी दोनों। और ये ऐसा ऑप्शन अगर बन गया तो आपका यही उचित आंसर होगा। अब अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि टेम्परा का प्रयोग इसमें और इसमें किसमें लगाएं, तो हम नहीं बता पाएंगे, हम इसमें फंस जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों में टेम्परा का प्रयोग उचित तरीके से किया गया है। अब हम अगर ये कहें कि इसका धरातल, अब इसके धरातल की यदि बात करें तब हम इसका उत्तर आसानी से दे देंगे कि भैया दोनों में क्या उचित आंसर हम लगाएं। पहले धरातल को समझा लें, फिर इसका जो धरातल है वह सबसे अच्छा, सबसे उत्तम धरातल क्या है? क्या है उत्तम धरातल? प्रीति बताओ, क्या उत्तम धरातल है? उत्तम धरातल क्या होना चाहिए? दीवार, बिल्कुल। उत्तम धरातल क्या है? किसी भी दीवार पर, यानी कठोर धरातल, यानी क्या है? कठोर धरातल होना चाहिए। और धरातल कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा, कठोर और बड़ा दोनों धरातल का प्रयोग होना चाहिए। तब हम इसके आधार पर अगर हमें एक कोई आंसर देना होगा तब हम क्या दे, बता दो। तब हम क्या दे, बता दीजिए। तब हम देंगे ए। म्यूरल है तो दोनों ही सही, लेकिन अच्छा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? म्यूरल हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये खूब समझ में आ गया कि नहीं? अब बात करें, यह टेम्परा पारदर्शी है या अपारदर्शी है? पारदर्शी विधि है या अपारदर्शी है? बताइए। टेम्परा पारदर्शी है या अपारदर्शी है? क्या उचित उत्तर होगा? देखिए, ये पारदर्शी टेक्निक भी है और अपारदर्शी भी है। कैसे? जब इसको हम लगाते हैं तो ये पारदर्शी रहता है और जब ये फिक्स हो जाता है तो ये अपारदर्शी हो जाता है। अब हमें दोनों में से अगर एक आंसर देना होगा तो हम कहेंगे अपारदर्शी टेक्निक है। क्या कहेंगे? अपारदर्शी टेक्निक है। सूख जाने पर टेम्परा ट्रांसपेरेंसी खो देता है। सूख जाने पर टेम्परा अपनी पारदर्शिता खो देता है, इसलिए ये क्या है? अपारदर्शी है। समझ में आया? ठीक, तो जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि टेम्परा क्या है, तो ये पारदर्शी भी है, अपारदर्शी भी है, लेकिन उचित उत्तर हमारा अपारदर्शी ही होगा। अब ये टेम्परा जल में घुलनशील है
या अघुलनशील है, ये भी समझ लो। ये टेम्परा जो विधि है ये जल में घुलनशील वाली है या अघुलनशील वाली है? घुलनशील है या अघुलनशील है? अब इन दोनों में क्या उत्तर दोगे ये तो बताओ। ये घुलनशील है, बिल्कुल। कैसे? जब घुलनशील नहीं होगी तो कैसे मिक्स होगी? जब ये घुलनशील नहीं होगी गुड़िया तो कैसे मिक्स होगी? इसीलिए यह घुलनशील है, यह घुलनशील विधि है, अघुलनशील नहीं है। वही विधियां अघुलनशील होती हैं जो अपने आप में एक दृढ़ता रखती हैं, वो फिर किसी के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करती हैं, वही अघुलनशील होती हैं, सब नहीं होती है। अब टेम्परा का माध्यम क्या है? टेम्परा का माध्यम क्या है? जल है या तैल है? टेम्परा का माध्यम क्या है? जल है या तैल है? तो टेम्परा का माध्यम जल है। इतने प्रश्न यहाँ से बढ़िया बना के निकाल लेना, इसको एक बार क्लास को फिर से देख लेना, पढ़ लेना, हो गया। टेक्निक आपको टेम्परा में कोई पछाड़ नहीं सकता। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक चली, कितना इसमें आपने रंग मिक्स किया, कितना जल मिक्स किया, सब मैंने यहाँ पर बता रखा है। अब बात धरातल की आएगी। जो हम धरातल का प्रयोग कर रहे थे वह दीवार था, और अब हम यहाँ पर एक बात और बताकर ये सिद्ध कर देंगे कि प्रागैतिहासिक काल ऑप्शन के न रहने पर ही लगेगा, वह है गैसो। वह क्या है? गैसो है। ये गैसो क्या है भैया? गैसो क्या है? जब हम गैसों को जान लेंगे फिर हम फटफड़ाएंगे नहीं। अब गैसों क्या है बता दो, बस हो गया, टेम्परा खत्म। ये धरातल तो है, लेकिन क्या धरातल है ये? बिल्कुल 2D पर ही है, बिल्कुल सही है। ये एक प्रकार का बनाया हुआ धरातल है। ये क्या है गैसो? यह धरातल है। और कैसा है धरातल? कृत्रिम धरातल है, जबकि प्रागैतिहासिक काल में धरातल नेचुरल था, प्राकृतिक था, शैल था। इसीलिए टेम्परा का दिख तो रहा है वहां पर, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। दिख तो रहा है कि हाँ जल मिला दिया उसने, रॉल मिला दिया और रंग मिला दिया, सब तो मिला दिया, लेकिन टेम्परा का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में क्यों कहा नहीं जा रहा है? इसीलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि उसके लिए एक बढ़िया गैसों की जरूरत होती है, एक बेहतरीन कठोर प्लास्टर वाला एक धरातल चाहिए होता है, वो वहां पर नहीं था। समझ में आया? वो वहां पर नहीं था, इसीलिए वह प्रयोग वहां पर नहीं हुआ। आज की क्लास में इतना ही। टेम्परा आपको समझ आया होगा। टेम्परा से संबंधित जो भी प्रश्न है हम वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ऐसे आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन आपका हो जाए। बस जिस दिन, अब तो जानते हो मुझे भी रात में जब मैं कभी, वैसे तो मैं 1 बजे सोती, 4 बजे उठती, लेकिन अब मुझे कभी कभी 3 बजे, कभी 2 बजे आँख खुल जाती है और यही होता है कि हे ईश्वर रिजल्ट अच्छा आ जाए हमारे बच्चों का, बस। क्योंकि मुझे ये दिखाना भी है और खुद देखना भी है कि मैंने क्या इनके साथ मेहनत की है या नहीं, क्या इन्होंने खुद मेहनत की, ये तो इनको देखना है, लेकिन मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि मैंने आपके साथ मेहनत की है या नहीं की है। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। राधे राधे।